साथियों, ध्रुवनाथ गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि आज मैंने कहाँ पे पोजीशन बुक किया और क्या नया पोजीशन बनाया। उसे जानने से पहले हम लोग ज़रूर चेक करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो पहली बात तो ये मार्केट आज गैप डाउन में ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे 22,100 में प्री ओपनिंग मार्केट में था। फिर यहाँ पे जब ओपन हुआ दिखाई दिया कि ये 22,000 के करीब था और देखने से ही पता चल रहा था कि अभी ये ब्रेक डाउन करेगा। हालांकि ये बीच में एक स्पाइक दिया था 12,100 को, 22,100 को क्रॉस भी किया था। करने के बाद जैसे ही यहाँ पे एक बड़ा सा लाल कैंडल बना और ये इसने क्या किया, एकदम अपना 22,000 का जो रेजिस्टेंस था उसे तोड़ के एकदम 21,000 के घर में एंट्री मार दी। ठीक है, और ये एंट्री मारने के बाद ही जैसे कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि बायर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब हम सिर्फ हमारे जैसे बायर्स नहीं, एफआईएस बड़े बड़े महारथी जो लोग पैसा को प्रॉफिट बुक करके रखे हुए हैं वो लोग खड़े हुए हैं नया पोजीशन बनाने के लिए। तो क्या हुआ, जैसे ही मार्केट गिरा तो बाइंग आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, पहले तो मार्केट गिरा और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब मार्केट कितना देर तक गिरेगा। जब सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हो रहा है, मतलब 21,900 को ये क्रॉस नहीं करेगा आज। ठीक है, तब क्या हुआ, यहाँ पे ही से ही बाइंग आ गई और यहाँ पे मार्केट जाते जाते करीब करीब हम लोगों का 22,000 क्रॉस करके चला गया, जो कि एक अच्छी बात है कि 22,000 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। क्योंकि अगर ये ब्रेक करके नीचे जा सकता है, मुझे जो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 21,500 तक जा सकता है और उसके लिए मेरा फंड रखा हुआ है। मैं अपने हाथ में फंड रखा हुआ हूँ कि अगर 21,500 तक मार्केट जाता है, निफ्टी 50 जाता है, तो मैं वहाँ तक बाइंग कर सकूँ। हाँ, ज़रूर मैं स्टैगर्ड वे में बाइंग करूँगा। मैं एकदम लमसम बाइंग नहीं करूँगा, मतलब हर एक स्लैब के लिए मैं बाइंग करूँगा। क्योंकि मार्केट कब कहाँ से मतलब बैक कर जाए किसको पता नहीं है। जैसे कि आज ही हम लोगों ने क्या देखा कि मार्केट ने 21,000 22,000 को क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे 22,900 को इसने क्रॉस नहीं किया, वो 22,900 तक ही गया। फिर वहाँ से इसने रिवर्ट बैक मार दिया। तो वही चीज़ आगे भी हो सकता है। तो ये 21,500 तक नहीं भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 21,500 तक हम लोग इसको पकड़ के रखेंगे। मतलब हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो तक इसको पकड़ के रखेंगे कि मार्केट कहाँ तक वर्स्ट केस में गिर सकता है, 21,500 तक। अगर उससे ज़्यादा गिरता है तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, फिर से बाइंग अपना स्टार्ट करेंगे। लेकिन 21,500 तक हर एक 50 पॉइंट के नीचे या 100 पॉइंट के नीचे मेरा बाइंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि आप लोग मेरे डेली वीडियोस में देख भी लेते हो कि मैं डेली बाइंग करता हूँ। अगर प्रॉफिट मिले तो अच्छा बढ़िया, प्रॉफिट बुक भी करता हूँ, और अगर प्रॉफिट नहीं भी मिले तब भी मैं बाइंग करता हूँ। हाँ, ये बाइंग में मैं दो तरह का बाइंग करता हूँ। एक मेरे ट्रेडिंग खाते के लिए जहाँ पे मैं 6% का ट्रेडिंग करता हूँ, और एक है मेरा लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया हूँ। अभी तक मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग ही करता रह रहा हूँ अपने हर एक ETF में। तो आशा करता हूँ आगे भी बाइंग ही करूँगा, लेकिन जब भी मैं प्रॉफिट बुक करूँगा उसका भी एक वीडियो मैं जरूर डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जिनको ये जानकारी चाहिए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं प्रॉफिट बुक करूँ लॉन्ग टर्म वाले खाते में भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग दूसरे सेक्टर के इंडेक्सेस को भी देख लेते हैं। ये तो निफ्टी 50 का बात हुआ। यहाँ पे देखिए, हालांकि अगर आप ऊपर से देखोगे मोटा मोटी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं था, सभी फ्लैट में था। यहाँ पे देखिए सिर्फ आधा परसेंट गिरा है, यहाँ पे करीब करीब 1% गिरा है नेक्स्ट 50 में। मिड कैप में करीब करीब 0.29, मतलब 30%। ठीक है, मतलब आधे से भी कम। ठीक है, निफ्टी बैंक में ये भी आधा परसेंट गिरा हुआ है। यहाँ पे फिनेंशियल सर्विसेज में 0.39। क्योंकि मैंने क्या कहा था दोस्तों कि अभी मार्केट में आगे वोट है, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि मार्केट गिरा हुआ रहे
और उस समय वोटिंग हो, तो सरकार खुद से कोशिश करेगी अगर मार्केट गिर रहा है तो उसको उठाने के लिए। ये मेरा लर्निंग है, ठीक है, क्योंकि आगे भी लास्ट में हिस्ट्री में भी हम लोगों ने यही देखा है। अगर 10 लास्ट हिस्ट्री इलेक्शन आप देख लोगे तो उसमें से 8 इलेक्शंस आपको ऐसे ही दिखाई देगा, और 2 शायद इलेक्शन में आप देख पाओगे कि एक या 2 इलेक्शन में देख पाओगे कि मार्केट गिरा हुआ था, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मार्केट चढ़ा हुआ ही रहता है। और अगर गिर भी जाता है तो इलेक्शन के बाद मार्केट हमेशा चढ़ ही जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आता है वो नया नया प्रस्ताव रहता है, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आता है तो वो तो एग्जिस्टिंग प्रस्ताव के ऊपर काम करता ही है, बना प्रोजेक्ट के ऊपर, और ऊपर से नया प्रोजेक्ट लाता है। और अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट चेंज हो गया तो और भी अच्छा, वहाँ पे जो नया गवर्नमेंट आता है वो तो और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा प्रोजेक्ट मतलब क्या, ज़्यादा प्रोजेक्ट मतलब क्या, प्रोजेक्ट मतलब बिजनेस करने के लिए कंपनी को नया काम मिलेगा, और काम मिलेगा मतलब ईपीएस अर्निंग होगा, और अर्निंग होगा मतलब हर एक शेयर का ईपीएस बढ़ेगा, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो उससे हम लोगों का ही फायदा है। तो कायदे से जो भी सरकार आए हम लोगों के लिए फायदा ही है, लेकिन ऐसे ही सरकार को आना चाहिए। मुझे जो लगता है कि एक बहुमत सरकार होना चाहिए, मतलब मिला जुला सबका खिचड़ी वाला सरकार नहीं चाहिए। जो भी सरकार आए भाई तुम एकदम पावर के साथ आओ, ताकि जो भी डिसीजन लो ठीक तरह से ले पाओ। अच्छा, तो ये तो ऑफ द टॉपिक बात हो गया। अभी हम लोग टॉपिक के ऊपर बात बैक करते हैं अपने स्टॉक मार्केट के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे देखिए, हाँ, गेनर्स और लूजर्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि यूपीएल गेनर्स है, भारतीय एयरटेल गेनर है, एचडीएफसी लाइफ गेनर है, बजाज फाइनेंस गेनर्स है, और अदानी स्पोर्ट्स गेनर है, अदानी पोर्ट्स गेनर है, ठीक है, स्पोर्ट्स नहीं, हाँ, अदानी पोर्ट्स, हाँ, अदानी पोर्ट्स गेनर है। और मोस्ट एक्टिव शेयर्स में था एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, आईटीसी, रिलायंस, कोटक बैंक। मतलब क्या, ये जो मार्केट में कहा जा रहा है ना कि लार्ज कैप लेस वैल्यू है, मतलब वहाँ पे आपका कॉस्टिंग कम पड़ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लार्ज कैप में ज़्यादा बाइंग हो रही है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे मोस्ट एक्टिव शेयर्स के माध्यम से, ठीक है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम अभी ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक चला नहीं है, आईसीआईसी बैंक चला नहीं है, आईटीसी थोड़ा बहुत चला है लेकिन बीच में रुक गया है, रिलायंस चला नहीं है ठीक तरह से, कोटक बैंक भी ठीक तरह से नहीं चला है। तो ये सभी बैंक, ये सभी शेयर्स चल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है, या फिर यहाँ पे पोजीशन बनाया जा रहा है। बड़े बड़े शार्क जो हैं वो यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं। हम लोग तो भाई छोटे मोटे इंसान हैं, हम लोग कहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, हम लोग ईटीएफ में बनाएंगे, क्योंकि अगर कोई इनमें से एक चले भी या नहीं भी चले तो हम लोग को तकलीफ ना हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग ईटीएफ में देखिए, बैंक, अगर बैंक में आपको पोजीशन बनाना है तो बैंक बीज खरीद लीजिए, वहाँ पे एचडीएफसी बैंक में मिलेगा, आईसीआईसी बैंक में मिलेगा, कोटक बैंक में मिलेगा, लो कर लो बात, और क्या चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक दो चल गया तो आपका प्रॉफिट, कोई भी एक चल गया तब भी आपका प्रॉफिट, कोई एक भी नहीं चला, अगर कोई मान लीजिए एक भी नहीं चला तो क्या, होल्ड करेंगे, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको एवरेज करेंगे, कोई ना कोई तो चलेगा रे भाई, कोई ना कोई बैंक तो काम करेगा। ऐसा तो नहीं है एकदम बैंक सब बंद हो जाएगा, सब बैंक बंद हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब गया देश वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लूजर्स में कौन कौन थे, एमएनएम, बीपीसीएल, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स और हीरो मोटर कंपनी, ठीक है। तो ये तो हो गया शेयर्स के बारे में। अभी आ जाते हैं हम लोग ने आज प्रॉफिट बुक कहाँ किया। जी भाई साहब, आज तो प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया। हम लोगों का अकाउंट में जो भी ईटीएफ है, मतलब ट्रेडिंग वाले खाते में, वहाँ पे सभी में 5, 5.5, 5.9 ऐसा था। तो आप लोगों को तो पता है कि रूल आर रूल्स, सो रूल के अनुसार हम लोग 6% जब तक ना मिले हम लोग कहीं पे भी प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। तो प्रॉफिट बुक हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन हाँ, बाइंग हम लोगों ने ज़रूर किया। और कहाँ पे किया, हम लोगों ने बाइंग किया है पीएसयू बैंक बीज ईटीएफ में, ठीक है। ये आज मेरे को बहुत गिरा हुआ मिला, ठीक है, तो इसमें मैंने बाइंग किया। जी देखिए, यहाँ पे भी बाइंग करने के तुरंत बाद ही यहाँ पे एकदम वी रिकवरी आ गई, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को अच्छा खासा एक गैप, मतलब 2.5% का, करीब 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 3% का मेरे को पोजीशन मिल गया है, ठीक है, ऑलरेडी एक ही दिन के अंदर। तो वेट करेंगे, 6% मिलेगा तो निकल जाएंगे फटाक से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसमें पोजीशन बनाने का कारण क्या है,
5 दिनों में इसने करीब करीब 8% का गोता लगा दिया है, ठीक है। और 1 महीने में देखिएगा तो करीब करीब 5% का गोता लगाया हुआ है, ठीक है। और 6 महीने में देखिएगा तो भाग गया है 29%। मतलब दम इसमें है, हाँ। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा गिर गया है, ठीक है। तो वहीं पे हम लोगों को मौका बनाना है, ठीक है। लास्ट 1 महीने में ये गिर चुका है, तो अभी यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। तो शॉर्ट कवरिंग का हम लोग वेट करें, और अगर शॉर्ट कवरिंग आ गया तो आराम से हम लोगों को 6% मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी आज उसका ट्रेलर भी हम लोगों को मिल चुका है कि आज ही एक दिन में करीब करीब 3% भाग गया है, और 3% चल जाए तो बस मुंह मीठा हो जाएगा, ठीक है। 1 साल में देखिए 17% यहाँ पे ईयर टिल डेट, मतलब जनवरी से लेके अभी तक। और 1 साल में ये कितना भागा है? 1 साल में करीब करीब 85%। मतलब जिन्होंने 1 लाख लगाया होगा 1 साल पहले इसमें, तो उसका 1,85%, 1,85,000 हो गया, ठीक है। और 5 साल में जितना कितना हुआ है, तो मतलब 5 साल में तो ये पैसा डबल कर दिया है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी ये ईटीएफ अच्छा है, बढ़िया है। अभी तो फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ईटीएफ जो है ये किस में निवेश करता है? ये ईटीएफ निवेश करता है आपका गवर्नमेंट के बैंक में। इसके विषय में और डिटेल्स में जानकारी के लिए हम लोग अपने ग्रो के वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे ग्रो का कोई ये नहीं है, मतलब प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, यहाँ पे दिखाई नहीं देता है अच्छी तरह से, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि सर ग्रो का प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखिए यहाँ पे इसका एम साइज, मतलब फंड का साइज है करीब करीब 2,561 करोड़, ठीक है। मतलब देशवासियों का इतना सारा पैसा यहाँ पे निवेशित है। पी रेशियो है सिर्फ 9.62, ठीक है। मतलब 9.62 है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब 9 रुपये 62 पैसा खर्चा करने पे उसको 1 रुपये का कमाई होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टॉक्स है 12। प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब इसका बुक का जो वैल्यू है उसके आधार के ऊपर इसका जो प्राइस है उसका जो रेशियो बनता है ये 1.40 है। मतलब बहुत ही बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो भी 0.49 है। मतलब सरकारी बैंकों में 12 स्टॉक्स इसमें हैं। और कौन कौन से 12 स्टॉक्स हैं सरकारी बैंकों में? देखिए, अगर आप इसका ईटीएफ खरीदते हो तो आपका पैसा जो है निवेश हो जाता है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। और वो भी कितना परसेंटेज का, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला परसेंटेज, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप 100 रुपये लगाओगे तो उसमें से 30 रुपये यहाँ पे जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में 16 रुपये, कनाडा बैंक में 12 रुपये जाएगा, पंजाब पीएनबी बैंक में 12 रुपये, यूनियन बैंक में 8 रुपये, इंडियन बैंक में 6 रुपये, बैंक ऑफ इंडिया में 5 रुपये, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पेज में जाते हैं, यूको बैंक में 1.18, और पंजाब सिंध बैंक में आपका 30। तो मतलब क्या है यहाँ पे सभी, और सेंट्रल बैंक में, अच्छा यहाँ पे ऊपर में भी था, इंडियन ओवरसीज बैंक में 1 रुपये 70 पैसा, और सेंट्रल बैंक में 1 रुपये 33 पैसा, ठीक है। तो ये जो आपका पैसा निवेश हो रहा है ये डाइवर्सिफाइड हो जा रहा है, वेल डाइवर्सिफाइड, हाँ, लेकिन पर्टिकुलरली एक सेक्टर के लिए ऊपर हो रहा है। तो इसमें आपको नज़र रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर वो सेक्टर गिर रहा है, मतलब वो सेक्टर अगर गिर गया ठीक तरह से, तो आपको वहाँ से, मतलब गिरने से पहले आपको वहाँ पे निकलना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो और एसआईपी करके करके थोड़ा थोड़ा बहुत एवरेज भी कर लेते हो तो अच्छा बढ़िया सा प्रॉफिट भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैंक है। और ये ऐसे बैंक हैं कि जनाब यहाँ पे आपका देश जितना दिन चलेगा ये सब बैंक उतना दिन चलेगा। मतलब सरकारी बैंक है ना, सरकार खुद ये बैंक चलाती है, और क्या चाहिए? सरकार के ऊपर भरोसा है ना कि देश में सरकार रहेगा, चाहे वो करंट पार्टी का रहे या दूसरे पार्टी का। मतलब ये पार्टी के साथ संबंधित नहीं है, सरकार के साथ संबंधित है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन मिलता है सभी को, अगर ये इसका कुछ हो गया तो कल पेंशन कैसे देगा, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी गवर्नमेंट इंडिया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। कैनरा बैंक, मतलब यहाँ पे कोई भी पब्लिक बैंक नहीं है। पीएनबी बैंक, नहीं तो आप सोचिए ना, जो मतलब जितना घोटाला हुआ है जहाँ से, मतलब पीएनबी में हम लोग सुने हैं कि विजय माल्या
जी का, लक्ष्मी मित्तल जी का ये जो इशू हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ, ये बैंक क्या गिर गया? देखते हैं, इसका चार्ट देख लीजिए। ये तो शॉर्ट टर्म में गिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे 9% एक वीक में, एक मंथ में 5% गिरा हुआ है। एक साल में देखिए 1.5 गुना बढ़ गया है, 146 करीब करीब। 3 साल में करीब करीब 187, मतलब दो डबल हो गया। 5 साल में 36%। 5 साल में ज़्यादा नहीं भागा है, 5 साल में 36%। लेकिन वी शेप रिकवरी दिया है, एकदम ऐसे लेके ऐसे, ठीक है। तो इसमें अभी दम है, ये भागेगा। हाँ, ये डायरेक्ट शेयर्स में मैं आपको जाने का बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि डायरेक्ट शेयर्स में आपको सही समय पे एग्जिट और एंट्री करना पड़ता है। आपको उस शेयर का न्यूज़ ट्रैक करना पड़ता है, उस शेयर के बारे में ट्रैक करना पड़ता है, उसका प्रोमोटर ट्रैक करना पड़ता है। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर वी कांट डू ट्रैक दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर, ठीक है। नहीं तो येस बैंक भी निफ्टी 50 का पार्ट था, 400 रुपये में बिकता था, आज 20 रुपये में बिक रहा है। तो ब्लू चिप शेयर था। तो अगर वो गिर सकता है, तो दूसरे ब्लू चिप, मतलब ये लोग तो सरकारी कंपनी है, क्यों नहीं गिर सकते? तो इसलिए डायरेक्ट शेयर्स में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग ईटीएफ में जाएंगे, ताकि कोई भी शेयर अगर खराब होगा ना इसमें से, तो ये तो बेसिकली इंडेक्स को ट्रैक करता है, सरकारी बैंक के इंडेक्स को। तो यहाँ से वो बैंक ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, और उसके बदले एक बढ़िया सा बैंक ईटीएफ अपने आप से ऐड कर देगा। और ये ऐड जो कर देगा, मतलब रिप्लेस जो कर देगा, ये किसके अनुसार होगा? इंडेक्स के अनुसार होगा। सरकारी बैंकों का जो इंडेक्स है, मतलब पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है, उसके आधार पे ये होगा। और उससे क्या होता है, उससे बढ़िया, उससे मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। हाँ, घट सकता है ज़रूर, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता है। अभी घटने के बाद अगर आप निकाल लीजिएगा तो लॉस बुक हो गया, और अगर आप होल्ड कीजिएगा या फिर एवरेज कर लीजिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए उसको पकड़ के रखिएगा, तो आपका आराम से प्रॉफिट दे देगा, मतलब वो पैसा ग्रो कर जाएगा, ग्रो करके आपको प्रॉफिट दे देगा, जो कि हम लोग देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसका 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो देखिए 113%। और अभी पीएसयू पीएनबी बैंक में हम लोग देखा कितना, 36% का। तो काहे हम एक बैंक में जाके मतलब माथा पीछी कर ले, है ना। हम लोग को नॉर्मल धीरे धीरे प्रॉफिट, बढ़िया सा प्रॉफिट बनाना है। और ये चीज़ चाहिए कि प्रॉफिट हमको ज़रूर चाहिए, हम लोगों को नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो 5 साल में देखिए आराम से आपका पैसा डबल हो गया यहाँ पे। और अगर ऑल पकड़ेंगे तो यहाँ पे 142% है, ठीक है। मतलब कभी, जिसने भी कभी भी निवेश किया होगा उसका नेगेटिव में नहीं हुआ है ये ईटीएफ में, ठीक है ना। 3 साल में देखिए यहाँ पे आपका करीब करीब 200%, तो वो भी पीएनबी के साथ जैसे ही प्रॉफिट दे रहा है हम लोग को ये बैंक ईटीएफ। तो हम लोग इस ईटीएफ में ना जाके क्यों, मतलब एक शेयर का रिस्क लें। यहाँ पे जब हम लोग बहुत सारा रिस्क, शेयर का एक गुलदस्ता हम लोगों को मिल रहा है ना, तो वही गुलदस्ता हम लोग लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही फूल है। एक फूल का एक ही से स्मेल होगा, और यहाँ पे बहुत सारे फूलों का स्मेल होगा। अच्छा, ठीक है, ये तो ऑफ द टॉपिक बात हो गया। अच्छा, तो पीएसयू बैंक बेस में मैंने पोजीशन बनाया है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाया है, ये मेरे ट्रेडिंग खाते के लिए है। 6% का प्रॉफिट मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म वाले में खाते में जब भी बनाऊंगा, जैसे कि बनाया है ऑलरेडी, जो कि आप मेरे चैनल में देख भी सकते हो, अगर आप किसी ने यहाँ पे मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब किया होगा तो ऑलरेडी पता होगा, जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, कि मैंने इसमें इसके बारे में वीडियो तो ज़रूर लाया था पहले, कि लॉन्ग टर्म खाते में भी मेरा पीएसयू बैंक भी इसका पोजीशन बना हुआ है। ऐसे अगर आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, कब मैंने पोजीशन बनाया था। देखिए 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, और अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस नवंबर को भी मैंने इसके बारे में बताया था कि मेरे पोर्टफोलियो में है और इसमें मेरा इतना प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। और इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक भी चीज़ और बता देना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में निवेश जो है वो बहुत ही खतरा होता है। यहाँ पे पैसा
लॉस होने का चांसेस रहता है। तो सोच विचार करके निवेश कीजिएगा, फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ संपर्क करके कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे अपने लर्निंग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी लर्निंग कीजिएगा, और लर्निंग करने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर उसमें निवेश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तब तक जय जवान जय किसान।